यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर इंटरमीडिएट के लिए काफी टॉपिक आपने हमको रिवाइज करवा दिए, आपने टोटल 8 या 9 रिवीजन लेक्चर डाल दिए हैं, लेकिन सर आप हमको टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाला टॉपिक है वो भी हमको रिवाइज करवा दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार, आप इतना बोल रहे हो तो क्यों ना मैं आपको टीडीएस है वो रिवाइज करवा दूं। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं टीडीएस वाला टॉपिक, ठीक है। तो टीडीएस एडवांस टैक्स टीसीएस वाला टॉपिक है, आज हम ये रिवाइज करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में 4-5 मार्क के क्वेश्चंस थे, कभी कभी 6-7 मार्क्स के क्वेश्चंस भी है, वो भी आपको टीडीएस से मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे टीडीएस। अब एक बात समझना, टीडीएस जो है वो टीडीएस क्या होता है कि जब भी पेयर होता है, पेई को कुछ पेमेंट करता है तो पेयर उसमें से कुछ अमाउंट काट के और गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टीडीएस। अब एक चीज समझना, टीडीएस तभी काटना है जब वो पेमेंट आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है। मींस आप जो पे कर रहे हो कोई अमाउंट, वो आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है तो ही आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो, आई कैन टेक वन एग्जांपल कि भैया मान लो किसी को कोई इनकम दे रहे हो, वो आगे वाले के हाथ में एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में टीडीएस नहीं काटना, वो टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है। एक और चीज समझना कि भैया टीडीएस हर पेमेंट में नहीं काटना। आप लोगों ने फीस दी थी हमको, क्या टीडीएस काटा था? आंसर इज नो, हर पेमेंट में नहीं काटना। यहां पे स्पेसिफिक कुछ पेमेंट्स दे रखे, उन्हीं के केस में आपको टीडीएस काटना है। अब क्वेश्चन ये आता है टीडीएस कब काटना है, पेमेंट के टाइम पे या क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे? लॉ बोलता है विच एवर इज अर्लियर। सो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ द पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी। जब आप एक्चुअल पेमेंट करते हो या पार्टी को क्रेडिट करते हो, मींस एंट्री पास करते हो, विच एवर इज अर्लियर है, तब आपको टीडीएस काटना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपके टोटल 5-4 मतलब टोटल जो 4-5 पेमेंट है, उस केस में टीडीएस आपको काटना है ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सबसे पहला सैलरी, सबसे पहला सैलरी के केस में, दूसरा तुम्हारा विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस या एनी काइंड ऑफ द विनिंग करके, ठीक है, विनिंग के केसेस में, तीसरा तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर मैच्योरिटी होता है वो, और चौथा अगर मान लो आपका ईपीएफ का पेमेंट है, और पांचवा तुम्हारा कंपनसेशन मिलता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ योर प्रॉपर्टी पे। तो देखो मैंने क्या बोला, नॉर्मली टीडीएस कब काटना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से पहले होता है वो। लेकिन 5 पेमेंट ऐसे जिसमें आपको टीडीएस काटना पड़ेगा ओनली एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तभी टीडीएस काटना है। सबसे पहला सैलरी, दूसरा ईपीएफ का पेमेंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, तीसरा तुम्हारा विनिंग, चौथा कंपल्सरी एक्विजिशन पे कंपनसेशन, एंड पांचवा तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी। यहां पे आपको जो पेमेंट जो टीडीएस काटना है वो ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट है, वो आपको काटना है। अब एक और चीज समझना, ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट आपको टीडीएस काटना है। अब एक चीज समझना सर, टीडीएस की जितनी भी रेट रहती है, जैसे 10%, 5%, 2%, 1%, 30%, जो भी रहेगी, सर ये टीडीएस की रेट फ्लैट रेट है या इसमें अपन को एजुकेशन सेस सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा? राइट आंसर इज जितनी भी रेट है वो सब फ्लैट रेट है। मींस जितनी भी रेट है वो रेट जो रहेगी वो तुम्हारी फ्लैट रेट रहेगी, उसमें आपको ना तो सरचार्ज जोड़ना है, ना आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना है। लेकिन एक चीज समझना, दो केसेस में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज जोड़ना है। दो केसेस में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज जोड़ना है। पहला तो अगर आप सैलरी का किसी को पेमेंट कर रहे हो, जब आप सैलरी का पेमेंट करोगे तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स निकालोगे, वो स्लैब रेट से निकालोगे, उसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज इंक्लूड करोगे अगर लगता है तो, और उसके बाद आप टीडीएस काटोगे। और दूसरा, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो, जब भी आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो तो उस केस में आप टीडीएस काटते टाइम रेट में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको कंसीडर करना है। अब एक और चीज समझना, सर क्वेश्चन ये आता है कि टीडीएस क्या हर पेमेंट के लिए करना है? मतलब आपने कोई सर्विस ली, वो पर्सनल पर्पस के लिए ली, जैसे मान लो घर मैंने भाड़े पे लिया पर्सनल रहने के लिए, उसका ब्रोकरेज पे किया, तो भी क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। मतलब भले वो आपका जो पेमेंट है वो पर्सनल नेचर का या बिजनेस के लिए आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक तो 194C में अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक 194J में आपने पर्सनल पर्पस के लिए आपने कोई प्रोफेशनल सर्विस ली तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं, इसका एक सेक्शन 194M आई है इसी साल से, अभी मैं पढ़ाऊंगा, और 194M में ऐसा बोला हुआ है भले पर्सनल नेचर का है और 50 लाख से अगर ज्यादा का पेमेंट है तो उस केस में टीडीएस काटना पड़ता है। विल सी दैट टाइम जब 194M पढ़ेंगे। अब एक और चीज समझना, अगर आप टीडीएस किसी को पेमेंट करते हो तो उसका टीडीएस काटना है। अब एक चीज समझना, पेई को अपना पेन नंबर देना पड़ेगा। जो पेई है वो अपना पेन नंबर पेयर को देगा। अगर पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा पता है? जो भी रेट रहेगी और 20% विच एवर इज हायर की रेट से। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल के मान लो मैंने किसी पर्सन को कमीशन पे किया, कमीशन पे टीडीएस 5% की रेट से कटता है, उसने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो मैं उसका टीडीएस 20% की रेट से काटूंगा। मींस 20% का रेट और जो भी तुम्हारा रेट रहेगा करके, ठीक है, 20% और जो प्रिस्क्राइब रेट है विच एवर इज हायर है, उस हायर वाली रेट से टीडीएस
काटना पड़ेगा। चलो अब अपन एक सेक्शन चालू करते हैं। सबसे पहली सेक्शन है 192, दैट इज टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी के केस में सर क्वेश्चन ये आता है टीडीएस कौन काटेगा? एम्प्लॉयर काटेगा एम्प्लॉई का। एम्प्लॉयर एनी पर्सन कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय एनी पर्सन कोई भी हो सकता है, भले नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय है तो भी टीडीएस बेटा इसी सेक्शन में कटेगा 192 में। सर कौन सी रेट से टीडीएस काटना है? स्लैब रेट से। मींस वो क्या करेगा, पूरे साल की सैलरी को जोड़ेगा, उस पर टैक्स निकालेगा, जो टैक्स आता है डिवाइड बाय 12 करेगा और इतना इतना हर महीने है वो टीडीएस काटेगा एम्प्लॉयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि एम्प्लॉय सर अगर अदर इनकम का डिटेल देता है, जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय अगर अदर इनकम का डिटेल देता है तो क्या एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करेगा? आंसर इज यस। अगर एम्प्लॉय अदर इनकम का डिटेल सबमिट करता है तो उसको कंसीडर करेगा। अगर एम्प्लॉय कुछ लॉसेस का डिटेल एम्प्लॉयर को देता है तो क्या एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा? आंसर इज नो, नहीं करेगा। इनकम को कंसीडर करेगा। अगर एम्प्लॉय अदर इनकम बताता है तो अदर इनकम को कंसीडर करेगा, लॉसेस को कंसीडर नहीं करेगा, एक्सेप्ट द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को छोड़ के। अगर एम्प्लॉय कोई डिडक्शन का डिटेल देता है जैसे एटीसी, एटीडी एंड ऑल, तो क्या एम्प्लॉयर उसको भी कंसीडर करेगा? आंसर इज यस, एम्प्लॉयर उसको कंसीडर करेगा और उसके बाद में टीडीएस काटेगा। अब एक चीज समझना, मैंने आपको एक दो केस लॉ का भी रेफरेंस दिया था। मैंने बोला था कि जो होटल में जो एम्प्लॉय होते हैं, होटल में जो वेटर वगैरह होते हैं, जो होटल के एम्प्लॉय रहते हैं, उनको टिप मिलती है, तो क्या टिप पे टीडीएस सैलरी में कटेगा 192 में? आंसर इज नो। जो टिप मिलती है वो आईएफओएस में टैक्सेबल होती है, तो उस पर टीडीएस है वो सैलरी हेड में नहीं कटेगा। एक और मैंने आपको बोला था कि एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर वगैरह आते हैं, वो 2-2 घंटे के लिए आते हैं। जो डॉक्टर है वो 2-2 घंटे के लिए आते हैं और 2-2 घंटे के लिए सिर्फ आते हैं और उनको पेशेंट बेसिस पे पैसा मिलता है। मींस जितने लोगों को चेक करेंगे उनके लिए उनको पैसा मिलेगा। तो उनको जो हॉस्पिटल पैसा देती है, क्या वो सैलरी में जाएगा या प्रोफेशनल बिजनेस में जाएगा? आंसर इज वो बिजनेस में जाएगा, तो सैलरी में टीडीएस नहीं कटेगा। ऐसा मैंने केस लॉ का रेफरेंस दिया था, बट इंटरमीडिएट के लिए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस इज द सेक्शन 192। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 192A। 192A क्या बोलती है कि अगर आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस है ईपीएफ का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, और प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटेड बैलेंस अगर मान लो एम्प्लॉय को पे होता है तो उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। रेट रहेगी 10% से। मैंने क्या बोला? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा है, आप रिटायरमेंट वगैरह जब होते हो और जब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा आपको मिलता है तो उसमें टीडीएस काटेगा कौन? एम्प्लॉयर, या जो भी फंड है, बेसिकली जो फंड है वो आपको पे करेगा तो वो टीडीएस काटेगा। टीडीएस की रेट रहेगी 10%। अब एक चीज समझना, यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब वो अमाउंट आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है, मींस एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। जैसे मैंने आपको बताया था एसपीएफ का पैसा एम्प्लॉय को मिलता है तो पूरा एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ का पैसा एम्प्लॉय को मिलता है तो पूरा एग्जेम्प्ट है अगर उसने 5 साल से ज्यादा का सर्विस दिया। याद आया? तो अगर यूआरपीएफ का पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल है। तो कुल मिला के जो यूआरपीएफ का वगैरह पैसा रहेगा, जो अगर वो पैसा टैक्सेबल है एम्प्लॉय के हाथ में, तो ही टीडीएस काटना है। एक और चीज समझना, यहां पे अगर मान लो जो पेमेंट कर रहे हो, जो उसको ईपीएफ का पूरे साल का पेमेंट मिलता है, अगर वो 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं काटना, 50,000 या उससे ज्यादा है तो टीडीएस काटना। एग्जैक्ट 50,000 है तो भी यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा। इफ इट इज लेस देन 50,000 तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला? ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, मेरी तरफ ध्यान देना। मैंने बोला 192A, दैट इज ईपीएफ का पेमेंट पेयर एनी पर्सन, पेई है वो एम्प्लॉय है। ठीक है, कौन सी रेट से काटना है? 10% की रेट से, बट टीडीएस तभी काटना है अगर पेमेंट है वो 50,000 और मोर है और वो टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है। अगर वो एग्जेम्प्ट है तो ऑब्वियसली टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन 193। 193 इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे टीडीएस। सिक्योरिटी का मतलब डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड ऑल होता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो अगर मान लो आपका इंटरेस्ट मिलता है सिक्योरिटी पे, तो उस पे अगर पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। देखो ऊपर वाली सेक्शन में दोनों में लिखा था पेई एनी पर्सन, यहां लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन। मींस रेजिडेंट पर्सन को आप इंटरेस्ट पे करते हो सिक्योरिटी पे तो टीडीएस काटना पड़ेगा 10% की रेट से। लेकिन एक चीज समझना, आपको 3-4 जगह टीडीएस नहीं काटना। सबसे पहला, अगर इंटरेस्ट है वो एलआईसी, जीआईसी या किसी इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो। जैसे मान लो क्या हुआ कि एलआईसी के पास बहुत पैसा है, एलआईसी ने मान लो अदानी के डिबेंचर खरीदे। अब अदानी है वो क्या करेगा? इंटरेस्ट है वो किसको पे करेगा? एलआईसी को पे करेगा, तो उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। मींस इंटरेस्ट जो है वो सिक्योरिटी पे, आप अगर एलआईसी को पे करते हो, जीआईसी मींस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो या किसी और इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। दूसरा, जो भी तुम्हारी डीमैट सिक्योरिटीज होती है, डीमैट सिक्योरिटीज मतलब ऐसी सिक्योरिटी जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में रहती है, एनएसडीएल, सीडीएसएल के वहां पे, अगर वहां डीमैट फॉर्म में अगर आपकी सिक्योरिटी रहती है तो उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। और
तीसरा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उस पर भी टीडीएस नहीं कटता। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। पहला तो अगर गवर्नमेंट का एक बॉन्ड है दैट इज 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2013 या 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018, ये दो तरह के बॉन्ड ऐसे हैं, और अगर इंटरेस्ट है वो तुम्हारा 10,000 से ज्यादा है पूरे साल में तो इस पे टीडीएस कटेगा। इवन दिस इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो मैंने क्या बोला, देखो बेटा, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा, बट उसके दो एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 एंड 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018, ये दो बॉन्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपका टीडीएस है वो टीडीएस कटेगा। अगर इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है, मींस 10,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस है वो आपका नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं 194A। 194A दैट इज अ इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, बिकॉज सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट ऑलरेडी 193 में कवर हो चुका है। तो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट पे टीडीएस मींस नॉर्मल इंटरेस्ट जो आप लोग बैंक को पे करते हो या बैंक आपको पे करती है, मैंने आपको इंटरेस्ट पे किया, आपने किसी रिलेटिव को इंटरेस्ट पे किया, तो उन सब पे टीडीएस है। सिक्योरिटी को छोड़ के जो भी इंटरेस्ट है उस पे टीडीएस है, वो यहां पे इस सेक्शन में कटता है 194A में। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ही आता है पेयर कौन होना चाहिए, मींस कौन इंटरेस्ट पे कर रहा है तो टीडीएस काटेगा। तो मैंने बोला कि यहां पे एनी पर्सन मींस कोई भी पर्सन किसी को भी इंटरेस्ट पे करता है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई इंटरेस्ट दे रहा है तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा था तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन लाइक इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को छोड़ के पेयर कौन होना चाहिए, मींस कौन इंटरेस्ट पे कर रहा है। जैसे मान लो आपने किसी को ब्याज दिया तो आप टीडीएस काटोगे, आपको टीडीएस तभी काटना है अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट है वो आपका 50 लाख से ज्यादा था तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मींस मैं बोलूं, देखो पार्टनरशिप फर्म कंपनी एओपी भी है उनको तो काटने ही काटना है, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ को तभी काटना है जब लास्ट ईयर में अपना ऑडिट होता था। इन सिंपल वर्ड, लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50,000 से ज्यादा था तो आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा, मैंने बोला 194A, बोलो 194A दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। पेयर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज लाइक टर्नओवर इज नॉट मोर देन द 50 लाख और 1 करोड़ और ग्रॉस रिसिट नॉट मोर देन द 50 लाख इन द लास्ट प्रीवियस ईयर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, इंटरेस्ट किसको दे रहे हो, पे ही कौन होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन। अगर आप रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट पे करते हो तो यहां टीडीएस काटना है, रेट रहेगी 10%। कौन सी रेट से टीडीएस काटना है, 10%। अब एक चीज समझना, टीडीएस तभी काटना है जब आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो पूरे साल में मिला के 5,000 से ज्यादा है। इफ दैट इंटरेस्ट इज मोर देन 5,000 तभी आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। मींस वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग, इफ दैट इज मोर देन 5,000 तभी आपको टीडीएस काटना है, इफ इट इज अप टू 5,000 तो टीडीएस नहीं काटना। एक और चीज समझना, लेकिन अगर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस अगर किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो ये लिमिट 40,000 की होगी। मतलब अगर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बैंक टीडीएस तभी काटेगी अगर वो इंटरेस्ट है वो 40,000 से ज्यादा है। मींस अप टू 40,000 है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज अप टू 40,000 है तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। एक और चीज समझना, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस अगर किसी सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट देती है तो वो 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। तो देखो बेटा, मैं आपको बोलूं, देखो टीडीएस कब काटना है, जब आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो वो 5,000 से ज्यादा है। लेकिन अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस दे रहा है तो 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। लेकिन सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं तो उस केस में अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अब एक चीज समझना, कुछ इंटरेस्ट ऐसे है जिसमें टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिला और उस रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है, जो भी इनकम टैक्स का रिफंड है और वो रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टीडीएस नहीं कटता। दूसरा, तुम्हारा सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है, जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, बचत खाता होता है, वो 4%, कोटक महिंद्रा 6%, वो वाला बचत खाता। तो सेविंग बैंक अकाउंट पे कितना भी इंटरेस्ट मिलेगा टीडीएस नहीं कटेगा। इसका मतलब जो तुम्हारा एफडी होता है, आरडी होता है, उस पे टीडीएस कटेगा, सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। एक और चीज समझना, अगर आप लोग इंटरेस्ट किसी बैंक को पे कर रहे हो, आप लोग इंटरेस्ट किसी बैंक को पे कर रहे हो, एलआईसी को पे कर रहे हो, यूटीआई को पे कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो, तो आपको उनका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? अगर आप इंटरेस्ट है वो किसी बैंक को पे कर रहे हो, ठीक है, एलआईसी को पे कर रहे हो, आप किसी यूटीआई को पे कर रहे हो, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया गया, या किसी इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अब एक और चीज समझना,
सर अगर बैंक वगैरह हमको पे करती है तो टीडीएस काटेगी, एफडी वगैरह इंटरेस्ट पे, जब इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है। ये 40,000 का लिमिट बैंक वाइज है या ब्रांच वाइज है? बैंक वाइज है या ब्रांच वाइज? जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, उसका बोरीवली में मेरा अकाउंट है, एज वेल एज मलाड में भी है, बोरीवली में है, मलाड में है करके, ठीक है, अंधेरी में और बेंड्रा में, 4 जगह मेरे अकाउंट है। चारों जगह से मुझे 15,000 का आईसीआईसीआई बैंक से ही इंटरेस्ट मिला। मींस मुझे 15,000 4 ब्रांच से, लेकिन 15,000 का इंटरेस्ट मिला, 40,000 से ज्यादा नहीं है। बट टोटल आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे 60,000 का इंटरेस्ट पे किया। क्या टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज यस। ये लिमिट है, ये ब्रांच वाइज नहीं है, पूरी बैंक वाइज है। मींस बैंक ने आपको अगर मान लो इंटरेस्ट पे किया है 60,000 का, तो ऑब्वियसली आपका टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो चारों अलग अलग बैंक होती तो बोरीवली में आईसीआईसीआई है, मलाड में एचडीएफसी है, और अंधेरी में है एक्सिस बैंक है करके, ठीक है, और मान लो बेंड्रा में कैनेडा बैंक है, और उन्होंने मुझे इंटरेस्ट पे किया, तो 15-15 हजार तो टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि बैंक जो पर्टिकुलर आपको इंटरेस्ट पे कर रही है वो 40,000 से ज्यादा नहीं है। अब एक और चीज समझना आप लोग, ठीक है, अगर मान लो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को इंटरेस्ट पे करती है, या दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करती है, तो उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम होती है, जैसे किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड पीओ मंथली इनकम, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह, मींस पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स होती है, उन पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 194A। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं 194B। बी को मैं हमेशा बोलता हूं बड़े लोग। 194B मींस बड़े लोग पैसा किस पे लगाते हैं? लॉटरी लगाते हैं, विनिंग्स पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो बी को ऐसे को बड़े लोग कहां पैसा लगाते हैं? विनिंग पे। तो विनिंग पे टीडीएस 194B में कटेगा। पेयर कौन? एनी पर्सन, पे भी एनी पर्सन, भले नॉन रेजिडेंट वगैरह कोई भी, पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन। रेट क्या रहेगा? 30%, लेकिन टीडीएस तभी काटना है जब विनिंग आपका 10,000 से ज्यादा है। इफ योर विनिंग इज मोर देन 10,000 तभी आपको टीडीएस काटना है। अगर वो विनिंग 10,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं काटना। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, 194B इज अ बड़े लोग किस पे लगाते हैं पैसा? विनिंग पे। तो विनिंग से अगर आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शो वगैरह से आपको पैसा मिलता है, पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रेट रहेगा 30% और टीडीएस तभी काटना है अगर वो विनिंग 10,000 से ज्यादा है। अप टू 10,000 है तो नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, 194BB। 194BB का मतलब होता है बहुत बड़े लोग घोड़ों पे पैसा लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? घोड़ों पे। जो रेस हॉर्सेस पे पैसा वगैरह लगाते हैं 194BB। तो पेयर यहां पे एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, जो रेट तुम्हारा 30% और टीडीएस तभी काटना है जब विनिंग 10,000 से ज्यादा है। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, अगर विनिंग कभी इन काइंड है, जो विनिंग होती है विनिंग इन काइंड है करके, ठीक है, जैसे मान लो आपकी गाड़ी खुल गई तो गाड़ी पे टीडीएस कैसे काटेंगे? क्या उसका टायर काट के गवर्नमेंट को दे देंगे? आंसर इज नो। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, जो विनर होता है ना उसको 30% टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है, या फिर जो ऑर्गेनाइजर को वो 30% पैसा ले जाके देगा, तो उस केस में ऑर्गेनाइजर वो विनिंग को रिलीज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मींस फर्स्ट ऑर्गेनाइजर हैज टू एंश्योर दैट टैक्स ऑन दैट विनिंग इज ऑलरेडी पेड टू गवर्नमेंट, ओनली आफ्टर दैट ही कैन रिलीज सच विनिंग। दिस इज ऑल अबाउट बी एंड बीबी। 194C, सी से पता चलता है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। 194C, सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस है वो 194C में काटेंगे। सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्टर काटेगा, कॉन्ट्रैक्टी काटेगा? आंसर इज कॉन्ट्रैक्टी काटेगा कॉन्ट्रैक्टर का, क्योंकि यहां पे पेमेंट कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो क्वेश्चन ये आता है पेयर कौन होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टी, बट कॉन्ट्रैक्टी कौन होना चाहिए? मींस कौन कॉन्ट्रैक्टी है तो टीडीएस काटेगा एनी पर्सन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहां पे भी, इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है, इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा था, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो, पेयर इज एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल एचयूएफ है उसको तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा थी, तो ही, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। मींस किसी भी रेजिडेंट पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे रेट क्या है टीडीएस की, समझने की कोशिश करना। जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, बट वो कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% की रेट से टीडीएस कटेगा, और कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उस केस में 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। अब एक चीज समझना, टीडीएस तभी कटेगा जब आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है या पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा हो गया। मींस जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट उसको जो दिया है वो 30,000 से ज्यादा है या पूरे साल का मिला के एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा है, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अब एक चीज समझना,
जैसे मान लो मैंने क्या किया, 5 कॉन्ट्रैक्ट दिए, 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 एक ही पर्सन को। तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से ज्यादा नहीं, बट एग्रीगेट मिला के 1,25,000 हो गया, मोर देन 1 लाख हुआ। तो क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, यहां पे मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन द 1 लाख। अब एक और चीज समझना आप लोग, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ अपने पर्सनल पर्पस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लो मेरी शादी में कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मेरे घर पे कुछ मान लो कुछ फर्नीचर वगैरह बनवाया, या मेरे घर पे मान लो आई कैन टेक अ बिल्डिंग बनवाई, तो ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा 194C में। अब लेकिन क्वेश्चन यह आता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मींस यहां पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट से होता है, मींस कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, कुछ भी वर्क करने के लिए अगर मान लो कोई लेबर सप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो हमारे ऑफिस में जो एसी का एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे ऑफिस में हमने फर्नीचर बनवाया उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, हम जो बुक की प्रिंटिंग करवाते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे सब टीडीएस है वो 194C में कटता है। अब एक चीज समझना, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में जो नॉर्मली वर्क कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो तो है ही है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रखी है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट। अगर आप कहीं पे एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, ब्रॉडकास्टिंग करवाते हो, टेलीकास्टिंग करवाते हो, तो आपको टीडीएस 194C में काटना पड़ेगा। जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट मान लो किसी न्यूज़पेपर में करवाते हैं, या कहीं होर्डिंग लगा लेते हैं, कहीं बैनर लगा लेते हैं, तो उसके लिए अगर मान लो हम किसी को पेमेंट करते हैं, किसी न्यूज़पेपर या चैनल वगैरह को पेमेंट करते हैं, टीडीएस यहीं पे कटेगा 194C में। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है आपके रेडियो पे, और टेलीकास्टिंग का मतलब होता है टीवी चैनल को एडवर्टाइजमेंट दिया, तो टीडीएस यहां पे कटेगा। अब एक और चीज समझना, एक हो तुम्हारा केटरिंग, अगर केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस यहीं पे कटेगा। अगर मान लो हमने कैटरर को बुलाया कि चलो बच्चों को पार्टी देते हैं, तो वो कैटरर को जो पेमेंट करेंगे टीडीएस 194C में कटेगा। एक होता है कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, मींस रेलवे को छोड़ के किसी मोड से अगर आप गुड्स और पैसेंजर का कैरेज करते हो तो उस केस में टीडीएस यहीं पे कटेगा। जैसे मैं मान लो मैंने क्या किया, एक ट्रक वाले ट्रांसपोर्टर से मेरी बुक वगैरह है, वो बुक मैंने यहां से कहीं भेज दी दिल्ली करके, और उसके लिए मुझे उसको पेमेंट करना पड़ा, और मैंने उसको 50,000 का पेमेंट किया, तो टीडीएस है वो यहीं पे कटेगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, मैंने क्या बोला कि कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, रेलवे का टीडीएस नहीं काटना। रेलवे का टीडीएस क्यों नहीं काटना? क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को ही जमा करवाओगे, क्या मतलब? तो रेलवे का टीडीएस नहीं काटना। बाकी अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स या पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ पेमेंट करते हो, तो आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना आप यहां पे, मैंने बोला कि किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो टीडीएस नहीं काटना, टीडीएस काटना है अगर मान लो आपका जो 30,000 से ज्यादा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल है। लेकिन एक चीज समझना, अगर वो ट्रांसपोर्टर अपना पेन नंबर दे देता है और साथ में एक डिक्लेरेशन देता है कि मेरे पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, मींस ट्रांसपोर्टर इज गिविंग यू द पेन नंबर एज वेल एज अ डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट ओनिंग मोर देन 10 व्हीकल इन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में भले कितना भी कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है आपको टीडीएस नहीं काटना। मैंने क्या बोला, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे हो और भैया वो कॉन्ट्रैक्टर आगे वाला जो है, मतलब वो ट्रांसपोर्टर है, वो आपको डिक्लेरेशन दे रहा है, यहां ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, सिर्फ ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा हूं। जो ट्रांसपोर्टर है वो आपको एक डिक्लेरेशन देता है कि उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है पूरे साल में कभी भी, तो उस केस में आपको उसका टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, एक होता है जॉब वर्क। जॉब वर्क क्या होता है कि दैट इज द कैरिंग आउट एनी वर्क, मतलब आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, दैट इज मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाई बाय क्लाइंट। अगर मान लो मटेरियल भी क्लाइंट सप्लाई करता है और उससे अगर आप कुछ बना के देते हो तो वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, उसमें टीडीएस कट जाएगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मुझे मेरे ऑफिस के लिए एक सोफा बनवाना था, मैं किसी बंदे के पास में गया और एक बंदा था जिसका नाम था हरीश सोफा वाला। हरीश सोफा वाला को बोला कि मेरे को सोफा बना के दे करके, ठीक था, उसने सोफा बनाया, ठीक है, और सोफा बना के उसने मुझे दिया। अब एक बात समझना, यहां पे अगर मान लो मटेरियल मैंने सप्लाई किया था, मैंने बोला ये वाला लकड़ा से यूज करना, ये वाला जो लकड़ा है यूज करना, ये वाला जो आयरन है ये यूज करना, और इससे मुझे सोफा बना के दे, उसने मुझे सोफा बना के दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, टीडीएस कटेगा। लेकिन मान लो उसने मटेरियल बाहर से खरीदा था, मटेरियल उसने मार्केट से खरीदा और फिर मुझे सोफा बना के दिया, तो ये तो परचेज सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर जब भी मैं जॉब वर्क की बात करता हूं, जैसे मैंने जॉब वर्क की बात की, उसने मुझे मान लो मैंने उसको मटेरियल दिया था, मटेरियल से सोफा बना के दिया, तो टीडीएस किस पे कटेगा? सिर्फ सर्विस वाले पार्ट पे या टोटल इनवॉइस वैल्यू पे? देखो, अगर मान लो इनवॉइस में गुड्स की वैल्यू और सर्विस की वैल्यू अलग अलग बता रखी है तो सर्विस की वैल्यू पे टीडीएस कटेगा। बट अगर इनवॉइस में अगर मान लो ये सेपरेटली नहीं बता रखा तो उस केस में आपका टोटल है वो टोटल अमाउंट पे आपका टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा। अब एक और चीज समझना आप लोग,
जो कॉन्ट्रैक्ट का इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, जैसे मान लो मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और आगे उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो सब कॉन्ट्रैक्ट पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और चीज समझना, एक बड़ा सिंपल सा चीज आता है कि देखो, अगर मान लो एक क्लाइंट है, मतलब मैं हूं, मैंने किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट किया, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट किया तो टीडीएस 194C में काटूंगा। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने न्यूज चैनल को या फिर न्यूज़पेपर कंपनी को पेमेंट किया तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ऐसा सीबीडीटी का सर्क्यूलर है। मतलब क्या हुआ कि हम अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट करेंगे तो 194C में टीडीएस काट लेंगे। वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जब न्यूज चैनल को पेमेंट करेगी, टीवी चैनल्स को वगैरह पेमेंट करेगी उसी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो उनका टीडीएस नहीं काटेगी। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी आप प्रोग्राम बनवाते हो, जैसे महाभारत बनवाना था, ठीक है, महाभारत बनवाना था, एबीपी न्यूज को महाभारत बनवाना था। महाभारत बनवाने के लिए उन्होंने मान लो धर्मा प्रोडक्शन को कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अगर मान लो वो महाभारत बनवा रहे एबीपी न्यूज वाले धर्मा प्रोडक्शन से कि ऐसे ऐसे महाभारत बनाओ, इसमें कुंती ये होनी चाहिए, इसमें लाइक क्या बोलते हैं, हनुमान जी कहाँ आते थे महाभारत में, आए थे थोड़ी देर, हनुमान जी ये होने चाहिए, अर्जुन ये होना चाहिए, कृष्ण ये होना चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्शन और प्रोग्राम करवाया तो उस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और इसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अगर मान लो एबीपी न्यूज धर्मा प्रोडक्शन को पेमेंट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो वहां पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन एक चीज समझना है यहां पे, अगर मान लो ऑलरेडी प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ था, ऑलरेडी वो प्रोग्राम था, वो ऑलरेडी पहले से बना रखा था, महाभारत ऑलरेडी धर्मा प्रोडक्शन ने बना के रखी थी, और वही वाली महाभारत है वो एज इट इज अगर मान लो एबीपी वालों को दे दी और एबीपी वालों ने अपने न्यूज चैनल पे चला लिया, तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो। तो उस केस में टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन इज 194D। डी को मैं बोलता था दलाल, दलाल मतलब इंश्योरेंस एजेंट यहां पे, ठीक है, इट्स ओनली फॉर द रिमेंबर द दलाल में इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिलता है उस पे टीडीएस 194D में कटता है। तो डी फॉर दलाल में इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन। पेयर कौन होना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी पे करती है इंश्योरेंस एजेंट को, और रेजिडेंट एजेंट होना चाहिए। अगर रेजिडेंट पर्सन को यहां पे इंश्योरेंस कमीशन पे किया तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस की रेट 5% रहेगी, और टीडीएस तभी काटना है जब पूरे साल का मिला के जो कमीशन है ना वो 15,000 रुपीज से ज्यादा है। 15,000 से ज्यादा का कमीशन है तो टीडीएस काटना है। तो देखो 194D इज अ दलाल, दैट इज इंश्योरेंस एजेंट। पेयर एनी पर्सन मींस इंश्योरेंस कंपनी, पे इज अ रेजिडेंट एजेंट, टीडीएस 5% की रेट से काटना है, और टीडीएस तभी काटना है जब 15,000 से ज्यादा का कमीशन है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। नेक्स्ट सेक्शन इज 194DA। 194DA, डीए को आपको मैंने बोला था ऐसे याद रखो, डेथ आफ्टर, दैट इज जस्ट ऐसे ही मैंने बोला था, ठीक है, कि डीएम इज डेथ आफ्टर, आपको एलआईसी वाला ऐसा याद रखने का, ठीक है। तो देखो अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी सम आपको मिलता है, यहां पे समझना एग्जाम में क्वेश्चन इस बार आने वाला है इससे, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करती है मैच्योरिटी अमाउंट, उस पे टीडीएस यहां पे काटना पड़ेगा। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन मींस वही तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। अब एक चीज समझना, यहां टीडीएस है वो टीडीएस कौन सी रेट से काटना है, बड़ा समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। देखो मैंने बोला कि भैया ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, मैंने बोला कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है और उसमें अगर आपको पैसा मिलता है, टीडीएस 194DA में काटेगा। कौन काटेगा? इंश्योरेंस कंपनी। किसका? रेजिडेंट पर्सन का। रेट क्या रहेगी? अब एक चीज समझना, पहले क्या था, 1 सितंबर 2019, इस डेट से पहले यहां पे रेट हुआ करती थी 1%, बट 1% टीडीएस किस पे काटते थे पता है? पूरे मैच्योरिटी अमाउंट पे। मींस जैसे मान लो 10 लाख मैच्योरिटी अमाउंट मिला तो 10 लाख पे 1% टीडीएस काटने का। ऐसा 1 सितंबर 2019 से पहले होता था। लेकिन 1 सितंबर 2019 या उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट किया और उन्होंने रेट कर दी 5%। और ये 5% जो टीडीएस काटना है ना, ये मैच्योरिटी अमाउंट पे नहीं काटना। ये लोग बोलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट माइनस जितना आपने प्रीमियम पे किया था, क्योंकि प्रीमियम पे किया था वो आप लेस कर दो, जो प्योर आपकी इनकम है उसी पे टीडीएस काटना है 5%। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे आज मैच्योरिटी अमाउंट है वो 10 लाख है, मैच्योरिटी अमाउंट 10 लाख है, और आपने जो प्रीमियम आज तक पे किया था वो 7 लाख था, तो मैं बोलूं आपका नेट इनकम का कंपोनेंट तो 3 लाख ही है। नेट जो इनकम का कंपोनेंट है, दैट इनकम का कंपोनेंट तो नेट तुम्हारा 3 लाख ही है। अब एक चीज समझना, नेट योर इनकम कंपोनेंट इज 3 लाख, नेट योर इनकम कंपोनेंट इज 3 लाख, बट 1 सितंबर 2019 से पहले क्या होता था? पूरे 10 लाख पे टीडीएस कटता था। मींस जो पूरा 10 लाख है, इस 10 लाख पे टीडीएस कटता था। कौन सी रेट से? 1% की रेट से।
तो 10 लाख पे 1% की रेट से टीडीएस कटता था, लेकिन अब जो टीडीएस है 1 सितंबर 2019 या उसके बाद में जो टीडीएस कटेगा वो सिर्फ 3 लाख पे कटेगा। लेकिन कौन सी रेट से कटेगा? इस 3 लाख पे 5% की रेट से है, वो आपका टीडीएस है वो कट जाएगा। मींस 3 लाख पे 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन यहां एक और चीज समझना, टीडीएस तभी काटना है जब वो इंश्योरेंस का मैच्योरिटी आपके हाथ में टैक्सेबल है। मींस मैच्योरिटी सम अगर आपके हाथ में टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अब आप बोलोगे मैच्योरिटी सम कब टैक्सेबल होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, आपको याद रहेगा डिडक्शन टॉपिक में मैंने बताया था कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो उसकी लिमिट होती है, एटीसी में दे रखी है कि अगर पॉलिसी 14/2012 से पहले ले रखा है तो जो प्रीमियम और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर 14/2012 या उसके बाद पॉलिसी ली है तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। अगर हैंडीकैप्ड के लिए है 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद में, तो उस केस में 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। वो जो लिमिट्स है ना, अगर आपने प्रीमियम लिमिट्स में भरा था, प्रीमियम आपने लिमिट्स में भरा था तो मैच्योरिटी सम एग्जेम्प्ट है, तो मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है। बट अगर प्रीमियम लिमिट से ज्यादा भरा था तो मैच्योरिटी आपकी टैक्सेबल होगी। मैंने क्या बोला? प्रीमियम जो आपने पे किया था वो अगर वो लिमिट में भरा था 10, 20, 15 की, तो मैच्योरिटी सम है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर वो प्रीमियम वो लिमिट से ज्यादा 20%, 10%, 15% से ज्यादा प्रीमियम भरा था आपने, तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी, और मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी तो यहां पे टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, टीडीएस तभी काटना है जब मैच्योरिटी सम है वो आपका 1 लाख या उससे ज्यादा है। मींस इफ इट इज लेस देन 1 लाख तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेस देन 1 लाख तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज 194E, और 194E को मैंने याद करवाया था एक्स्ट्रा इनिंग नाम से। मैंने बोला एक्स्ट्रा इनिंग याद रखना, जब आईपीएल होता है, इस बार तो हो नहीं रहा है, बट जब आईपीएल होता है तो आईपीएल में यू नो दैट आईपीएल के बीच में एक कंसेप्ट आता है दैट इज द एक्स्ट्रा इनिंग। और वो एक्स्ट्रा इनिंग वाले कंसेप्ट में क्या होता है वहां पे, तो एक्स्ट्रा इनिंग को याद रखा है था मैंने कहा, इससे आप क्रिकेटर आईपीएल को याद रख पाओगे। अब एक बात समझना, 194E में टीडीएस कटता है अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट करते हो, या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट करते हो, या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को पेमेंट करते हो, तो उस केस में टीडीएस यहां पे कटेगा। तो मैंने क्या बोला? पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। किसको पेमेंट कर रहे हो? नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, मींस जो स्पोर्ट्स खेलने के लिए वगैरह इंडिया में आते हैं, जैसे ब्रेटली एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है, रबाड़ा एंड ऑल, स्पोर्ट्स पर्सन को, या स्पोर्ट्स एसोसिएशन। स्पोर्ट्स एसोसिएशन मतलब जैसे आईसीसी है करके, ठीक है, या क्रिकेट क्लब है कोई फॉरेन का, दैट इज स्पोर्ट्स एसोसिएशन। या एंटरटेनर, जो एंटरटेन करने के लिए, आतिफ असलम जैसे यहां पे आ गया, जस्टिन बीबर यहां पे आया, दैट इज कॉल्ड एंटरटेनर। और चीयर लीडर्स यहां पे आई, तो उनको जो पेमेंट करोगे उसका टीडीएस है वो 194E में कटेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, तो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर के साथ साथ वो नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। मींस इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स होना चाहिए, एज वेल एज नॉन सिटीजन भी होना चाहिए, तो टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। तो रेट क्या रहेगी? 20%। 20% की रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, बिकॉज जब आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करते हो, और अगर मान लो वो स्पेसिफिक सरचार्ज की लिमिट से ज्यादा पेमेंट है तो वहां पे आपको सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप उनको कौन सी चीज का पेमेंट करते हो समझना, अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को आप पेमेंट करते हो, या तो इंडिया में कोई गेम पार्टिसिपेट करने के लिए वो आते हैं, इंडिया में कोई गेम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, जैसे आईपीएल वगैरह होता है उसमें आते हैं, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करते हो। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, एक ऐड आती थी ऊला ला ला ले ओ, दैट इज यूनाइटेड बाय किंगफिशर, डिवाइडेड बाय टीम्स एंड यूनाइटेड बाय किंगफिशर, तो वो वाली जो ऐड है उसके लिए उनको पेमेंट करते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए। या फिर वो किसी मैगजीन वगैरह में आर्टिकल देते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल देते हैं, उसके लिए पेमेंट करते हो। या फिर किसी एंटरटेनर को ग्राउंड में या कहीं पे भी थिएटर वगैरह में परफॉर्म करने के लिए कुछ पेमेंट करते हो, तो टीडीएस है वो आपको 194E में काटना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन 194G। जी मतलब आपको गैम्बलिंग कौन सिखाता है? ये लॉटरी एजेंट। ये जो लॉटरी एजेंट होते हैं ना, ये आपको गैम्बलिंग सिखाते हैं। बोले आओ तुमको गैम्बलिंग सिखाए हम, तो लॉटरी एजेंट है वो आपको क्या सिखाते हैं? गैम्बलिंग सिखाते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना, लॉटरी एजेंट आपको गैम्बलिंग सिखाते हैं तो उनको, लॉटरी एजेंट को कमीशन मिलता है, उस पर टीडीएस 194G में कटेगा। पेयर एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन, रेट रहेगा 5% का, और टीडीएस तभी काटना है जब कमीशन पूरे साल का मिला के 15,000 से ज्यादा है। इफ कमीशन इज मोर देन 15,000 देन ओनली टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। 194H।
एच मींस कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज अदर देन, एक तो कमीशन इंश्योरेंस एजेंट वाला डी में चला गया वो छोड़ो, और गैम्बलिंग वाला जो लॉटरी एजेंट का जी में चला गया उसको छोड़ के बाकी कोई कमीशन या ब्रोकरेज आप किसी को देते हो तो उस पर टीडीएस 194 एच में कटेगा। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा थी। तो मैं किसी को, अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं किसी को कमीशन ब्रोकरेज पे करूंगा तो मुझे टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में मेरा ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा था या टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा था, तो ही टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, पे कौन होना चाहिए? किसी भी रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हो, रेट क्या रहेगी? 5%। और टीडीएस जब भी काटना है जब आप कमीशन पे कर रहे हो, ब्रोकरेज पे कर रहे हो, वो पूरे साल का 15,000 से ज्यादा है, एंड बेटा रेट रहेगी वो 5% की रेट से टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, जो भी शेयर एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ब्रोकरेज होता है लाइक अंडरराइटर कमीशन एंड ऑल, तो उस पर टीडीएस नहीं काटना। शेयर एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ब्रोकरेज कमीशन है उस पर टीडीएस नहीं काटना, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। तो मैं बोलूं कमीशन से रिलेटेड 3 सेक्शन है, एक तो दलाल वाला डी 194 डी इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, 194 जी गैम्बलिंग कौन से का था? लॉटरी एजेंट, एंड 194 एच मतलब आप किसी को हाउस वगैरह भाड़े पे लेते हो तो ब्रोकरेज कमीशन देते हो वो। इन तीनों सेक्शन में एक सिमिलरिटी है कि इन तीनों सेक्शन में लिमिट है वो 15,000 है, एंड तीनों सेक्शन में जो रेट है वो 5% का है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 194I। 194I इज बेसिकली रेंट, टीडीएस ऑन रेंट। अपनी जो आई होती है ना, आई मतलब मम्मी, मम्मी के घर में रहते हैं अपन तो मम्मी को रेंट देना चाहिए, ऐसे याद रखो। अपन आई के घर में रहते हैं और आई को अपने को क्या देना चाहिए? रेंट देना चाहिए। 194I दैट इज टीडीएस ऑन रेंट। जब आप रेंट का पेमेंट करोगे तो भी टीडीएस काटना है। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। लेकिन एक चीज समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस यहां पे भी तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा थी। तो अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूं, तो मुझे टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा थी, तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, पेई कौन होना चाहिए? कोई भी रेजिडेंट पर्सन, किसी रेजिडेंट पर्सन को आप पेमेंट करोगे तो ही टीडीएस काटना है। रेट क्या रहेगी? तो देखो, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है तो 2%, बट अगर बिल्डिंग फर्नीचर लैंड का वगैरह रेंट है, बिल्डिंग फर्नीचर लैंड का रेंट है तो उस केस में 10% और प्लांट एंड मशीनरी पे 2%। तो देखो, रेंट पे टीडीएस किसको? पेयर कौन? एनी पर्सन, इंडिविजुअल एचयूएफ का जब वो टर्नओवर है तो ही। पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट क्या रहेगा? प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है तो 2%, अगर फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है तो उस केस में 10% की रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब पूरे साल का मिला के जो आप रेंट पे कर रहे हो ना किसी पर्सन को, वो 2,40,000 से ज्यादा है। मींस जो आप रेंट पे कर रहे हो किसी पर्सन को, इफ दैट इज मोर देन 2,40,000 तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। मींस रेंट जब आप पे कर रहे हो किसी को वो 240 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। अब एक चीज समझना है, यहां पे मैंने एक बिल्डिंग भाड़े पे ली जिसका रेंट 4 लाख है, 4 लाख है, राजू को मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो राजू को मैं 4 लाख का पेमेंट कर रहा हूं, टीडीएस कटेगा, क्या दिक्कत है? अब एक चीज समझना, यहां पे एक चीज समझना, राजू से मैंने बिल्डिंग भाड़े पे ली, उसका भाड़ा 2 लाख है, रेंट इज 2 लाख। उससे मैंने फर्नीचर भाड़े पे लिया, उसका भाड़ा 1 लाख है, एंड मैंने उससे प्लांट एंड मशीनरी और भाड़े पे ली, उसका भाड़ा 1 लाख है। सो 2 लाख 1 लाख 1 लाख टोटल कम्स टू 4 लाख। आई एम पेइंग रेंट 4 लाख टू द राजू, बट दैट इज ऑफ डिफरेंट असेट। क्वेश्चन इज दैट इज आई रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस? आंसर इज यस, आई रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस बिकॉज आई एम पेइंग टू राजू मोर देन 2,40,000 इन अ ईयर, आई हैव टू डिडक्ट द टीडीएस। अब एक चीज समझना, मैंने राजू से बिल्डिंग भाड़े पे ली जिसका रेंट 4 लाख है, बट राजू और उसका भाई उसमें को ओनर है, एक राजू और उसका भाई काजू। तो काजू एंड राजू बोथ आर द को ओनर, एंड मैं क्या कर रहा हूं? 2 लाख राजू को पे कर रहा हूं, 2 लाख काजू को पे कर रहा हूं। बिल्डिंग का रेंट 4 लाख है, बट 2 लाख राजू को पे कर रहा हूं, 2 लाख काजू को पे कर रहा हूं। क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे जो 2,40,000 का जो लिमिट है ना, ये 2,40,000 का लिमिट जो है वो पर पे ही लगेगा। मींस जिसको आप रेंट पे कर रहे हो, अगर उसी पर्सन को एक को, मतलब रेंट बिल्डिंग का कितना उससे मतलब नहीं, जिसको आप पे कर रहे हो वो 2,40,000 से ज्यादा है तो उसी केस में आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना आप लोग, जो भी डिपॉजिट होगा क्या वो रेंट माना जाता है? आंसर इज नो, लेकिन ध्यान रखना नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है। अगर आपने किसी को नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पे किया तो वो तो रेंट ही है भैया, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट इज लाइक अ रेंट ओनली, तो उस पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अरियर रेंट अगर अभी देते हो तो उस पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा, एडवांस रेंट आपने दिया तो उस पे भी टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, म्युनिसिपल टैक्स भी इंक्लूड है, जो रेंट है उस रेंट में म्युनिसिपल टैक्सेस इंक्लूड है, तो क्या म्युनिसिपल टैक्सेस पे टीडीएस काटना है? आंसर इज नो, म्युनिसिपल टैक्सेस पे टीडीएस नहीं काटना। चलो नेक्स्ट सेक्शन इज 194 आईए, और इसके लिए मैं आपको बोलता था एक नई सेक्शन आई है 194 आईए।
यह सेक्शन बोलती है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज सेल करते हो, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज सेल करते हो तो, और अगर मान लो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज सेल करते हो और कंसिडरेशन 50 लाख और मोर है तो उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला, 194 आईए, आईए इज अ नई सेक्शन आई है, ऐसा मैं बोलता हूं। 194 आईए एक नई सेक्शन, पुरानी है, इतनी नई भी नहीं है। 194 आईए में क्या होता है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस बिल्डिंग है, लैंड है एंड ऑल, अगर आप परचेज सेल करते हो इसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। पेयर कौन होना चाहिए, परचेजर, परचेजर टीडीएस काटेगा। सेलर का, और सेलर रेजिडेंट होना चाहिए, मींस पेई है वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। और अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करते हो तो 1% की रेट से टीडीएस काटेगा। मींस जो परचेजर सेलर का 1% की रेट से टीडीएस काटेगा, लेकिन टीडीएस तभी काटेगा जब कंसिडरेशन है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है। मैंने अगर मान लो 40 लाख का बिल्डिंग खरीदा 40 लाख का, क्या टीडीएस कटेगा, आंसर इज नो। मैंने 60 लाख का बिल्डिंग खरीदा, क्या टीडीएस कटेगा, आंसर इज यस, कटेगा 60 लाख पे 1%। ठीक है, अब एक चीज समझना, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा वो 40 लाख का था, लेकिन उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है, क्या टीडीएस कटेगा, आंसर इज नो। यहां पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से मतलब नहीं है, यहां पे आपको बिल्डिंग के कंसिडरेशन से मतलब है। अगर आपने कंसिडरेशन पे किया, वो कंसिडरेशन 50 लाख और मोर है तो उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मैंने बिल्डर से एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग मान लो 40 लाख में खरीदी थी, लेकिन उसने मुझे पार्किंग भी बेचा, पार्किंग का 5 लाख है, ठीक है, उसमें मान लो उसने मेरे से मेंटेनेंस फीस भी ले लिया, ठीक है, वो 5 लाख, ठीक है, उसने मेरे से क्या किया, एडवांस फीस भी ले लिया करके, ठीक है, क्लब हाउस का फैसिलिटी भी दिया, टोटल मिला के 55 लाख दिया। मैंने एक फ्लैट खरीदा तो वो बोलता है फ्लैट की वैल्यू 40 लाख, पार्किंग का 5 लाख, ठीक है, मेंटेनेंस का 5 लाख, उसका इतना, उसका इतना, ऐसा करते 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 टोटल बिल 55 का बन गया। मैंने उसको 55 लाख का पेमेंट किया। क्वेश्चन ये आता है क्या टीडीएस कटेगा, यानी आंसर इज यस, कटेगा। तो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो और उसके साथ आप अदर फैसिलिटी भी लेते हो, अदर फैसिलिटी भी आप परचेज करते हो, तो उस टोटल कंसिडरेशन पे टीडीएस काटना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द अदर फैसिलिटी। जो अदर फैसिलिटी है उसको इंक्लूड करने के बाद आपको टोटल वाले पे टीडीएस काटना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, 194 आईबी। 194 आईबी क्या होता है, तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट। अब आप बोलोगे रेंट पे तो सर टीडीएस 194 आई में कटता था, वो तो था ही था, एक अलग है 194 आईबी। 194 आईबी इज अ रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी से इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हो, अगर पर मंथ का रेंट 50,000 से ज्यादा है, मींस पर मंथ का रेंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो इसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। सर इसमें पेयर कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ, लेकिन जो 194 आई में कवर हो गया उसको छोड़ के, क्योंकि देखो आई में, पेयर में इंडिविजुअल एचयूएफ तभी कवर होता था जब लास्ट ईयर में उसका ऑडिट होता था, लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा था, तो ही 194 आई में कवर होता था। अगर मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा लास्ट ईयर में ऑडिट नहीं हुआ, तो मैं 194 आई में तो कवर नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे लिया और उसका मैं रेंट पे करता हूं, पर मंथ 50,000 से ज्यादा है, तो मुझे टीडीएस है वो 194 आईबी में काटना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, पेयर कौन, इंडिविजुअल एचयूएफ। यहां पे पेयर सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ है जो 194 आई में कवर नहीं होते हैं। पेई कौन, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को आप रेंट पे करते हो तो उस रेंट पे आपको 5% की रेट से टीडीएस काटना है, लेकिन टीडीएस तभी काटना है जब रेंट आपका पर मंथ का 50,000 से ज्यादा है। कितना है, 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना आप लोग, नॉर्मली हर सेक्शन में टीडीएस है वो हर मंथ जब भी पेमेंट करते हो तब टीडीएस काटते हैं, लेकिन इस सेक्शन में टीडीएस आपको काटना है ओनली एट द टाइम ऑफ द लास्ट मंथ का रेंट। मींस जो लास्ट मंथ का रेंट आप पे करोगे या क्रेडिट करोगे उस टाइम। लास्ट मंथ का मतलब जैसे मान लो पूरे साल आप रह रहे हो तो 31 मार्च मींस मार्च मंथ का जो रेंट है वो मार्च मंथ के रेंट में से आपको टीडीएस काटना है 5%। लेकिन अगर मान लो आप दिसंबर में घर खाली कर देते हो, दिसंबर में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खाली कर देते हो, तो दिसंबर के मंथ के रेंट से आपको टीडीएस काटना है। मींस लास्ट मंथ के रेंट से आपको टीडीएस काटना है, लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी और लास्ट मंथ ऑफ द ईयर एज द केस मे बी। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ओनर है, क्योंकि आप टेनेंट हो, तो ओनर ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस कितना काटेंगे, 20% की रेट से। लेकिन एक चीज समझना, इस सेक्शन में वो टीडीएस 20% से काटोगे, लेकिन वो टीडीएस का अमाउंट कभी भी लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 20% ज्यादा आ गया तो उस केस में जो लास्ट मंथ का रेंट रहेगा ना, उतना ही आपको टीडीएस काटना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल रेंट है वो 10 लाख था, मान लो मंथली रेंट है वो 1 लाख था, तो 12 मंथ का कितना हुआ, 12 लाख हो गया। अब एक बात बताओ, आगे वाले ने है जो है वो आगे वाले ने क्या बोलते हैं उसको पेन नंबर दिया ही नहीं, तो आप 12 लाख का अगर 20% करोगे तो इट्स कम्स टू द 2,40,000 समथिंग, ठीक है। बट लास्ट मंथ का रेंट तो 1 लाख ही है, तो मैक्सिमम टीडीएस आप यहाँ पे 1 लाख ही काटोगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। नेक्स्ट सेक्शन इज 194 आईसी। आईसी का मतलब ये जो मैंने आपको कैपिटल गेन में बताया था ना कि जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में जो बिल्डर के साथ आप अग्रीमेंट में एंटर होते हो और बिल्डर आपसे प्रॉपर्टी ले लेता है और आपको बिल्डर उसमें फ्लैट बना के वगैरह देगा,
कभी कभी वो साथ में कंसिडरेशन भी देता है, तो उस कंसिडरेशन पे टीडीएस 194 आईसी में कटेगा और वहां पे टीडीएस 10% की रेट से कटेगा। तो कुल मिला के जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में अगर जो बिल्डर है वो बिल्डर आपको पैसा भी देता है उस फ्लैट के साथ साथ, तो उस केस में आपसे प्रॉपर्टी ले लेता है, फिर बिल्डिंग बनाता है, उसमें फ्लैट देगा, अगर कुछ कंसिडरेशन इन मनी दे रहा है तो वो कंसिडरेशन इन मनी है, उस पर टीडीएस 194 आईसी में कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन 194 जे, जे इज अ जानी दुश्मन। जानी दुश्मन ये वाली सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप किसी को प्रोफेशनल फीस पे करते हो, टेक्निकल फीस पे करते हो, या रॉयल्टी पे करते हो, नॉन कंप्लीट फीस पे करते हो, डायरेक्टर फीस पे करते हो, तो टीडीएस 194 जे में कटेगा। जे मतलब जानी दुश्मन। जानी दुश्मन मतलब आपके प्रोफेसर, और प्रोफेसर को प्रोफेशनल से याद रखोगे, ठीक है। आपके जो बॉस जो रहेंगे दैट इज द जानी दुश्मन, आपके ऑफिस में जो रहेंगे प्रोफेशनल फीस। अब एक चीज समझना, तो 194 जे इज फॉर जानी दुश्मन, दैट इज टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस और नॉन कंप्लीट फीस और रॉयल्टी और डायरेक्टर फीस। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ को यहाँ टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रेसिड 50 लाख से ज्यादा था। किसको पेमेंट कर रहे हैं? किसी भी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हैं, टीडीएस काटना पड़ेगा। रेट रहेगा 10%, 10% की रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज समझना, यहाँ पे कॉल सेंटर को अगर आप पेमेंट करते हो तो उसमें टीडीएस का रेट आपका 2% हो जाएगा। नॉर्मली आप किसी को पेमेंट करोगे तो आपको 10% से टीडीएस काटना है, बट कॉल सेंटर को पेमेंट करोगे तो टीडीएस का रेट 2% हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, टीडीएस है वो तभी काटना है जब आप किसी भी पर्सन को पे कर रहे हो ना, वो प्रोफेशनल फीस है या टेक्निकल फीस है या नॉन कंप्लीट फीस है, वो किसी को 30,000 पर एनम से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज समझना, ये 30,000 का जो लिमिट है ना, दिस इज एप्लीकेबल प्रोफेशनल फीस के लिए सेपरेटली, टेक्निकल फीस के लिए सेपरेटली, रॉयल्टी के लिए सेपरेटली, नॉन कंप्लीट फीस के लिए सेपरेटली। डायरेक्टर फीस पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब डायरेक्टर को तो अगर आपने 10 रुपए का पेमेंट किया तो भी आपको टीडीएस 194 जे में काटना पड़ेगा। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक चीज समझना, अमित पोपली सर है, उनको मैंने 25,000 का प्रोफेशनल फीस पे किया और 25,000 का रॉयल्टी पे किया, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, बिकॉज यहां पे जो 30,000 का लिमिट है ऑन द प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, नॉन कंप्लीट फीस एंड आपका क्या रॉयल्टी, ये सेपरेट है 30,000 का लिमिट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसकी ऑडिट हुई थी। लास्ट ईयर में उसकी ऑडिट हुई थी। अब एक चीज समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ की इवन लास्ट ईयर में ऑडिट हुई थी तो भी अगर वो टेक्निकल फीस पे करता है करके, ठीक है, या डायरेक्टर फीस पे, डायरेक्टर फीस तो पे नहीं कर पाएगा, टेक्निकल फीस या रॉयल्टी पे करता है, तो उस केस में उसको टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड में आपको ये बोलूं कि इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस पे करता है, प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस पे करता है, और इंडिविजुअल एचयूएफ की लास्ट ईयर ऑडिट हुई थी तो ही टीडीएस काटना है। इंडिविजुअल एचयूएफ की लास्ट ईयर ऑडिट हुई थी और वो डायरेक्टर फीस या रॉयल्टी या नॉन कंप्लीट फीस पे करता है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर आपने कोई प्रोफेशनल सर्विस ली है, वो प्रोफेशनल सर्विस अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली है, तो उस केस में टीडीएस नहीं काटना। जैसे मान लो मेरा ट्रीटमेंट के लिए, मान लो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया और उसके लिए मैंने उसको पेमेंट किया, तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज 194 एलए। एलए मींस आपकी प्रॉपर्टी ले गए, तो दैट इज द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन जो देती है उस पे टीडीएस कटेगा। पेयर एनी पर्सन पे, रेजिडेंट पर्सन रेट रहेगा 10%, लेकिन टीडीएस तभी काटना है जब आपको जो कंपनसेशन मिलता है वो 2,50,000 से ज्यादा है। मींस वॉट एवर कंपनसेशन यू रिसीव्ड, इफ दैट इज मोर देन 2,50,000 तभी टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मींस दैट कंपनसेशन इज मोर देन 2,50,000 तभी आपको टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, नई सेक्शन 194M, और 194M क्या बोलता है? दैट इज टीडीएस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारा कमीशन एंड ब्रोकरेज या प्रोफेशनल फीस। अब आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट तो 194C में था, कमीशन ब्रोकरेज है वो तो लाइक 194H में था, प्रोफेशनल फीस तो 194J में था, फिर M में क्यों लाया? अब एक बात बताओ, आपको याद है 194C जो है, 194J जो है, 194H जो है, उन तीनों में ये बोला था कि इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को प्रोफेशनल फीस या इंडिविजुअल एचयूएफ कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करता है, कमीशन ब्रोकरेज पे करता है, टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, ग्रॉस रेसिट 50 लाख से ज्यादा था। अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था, ग्रॉस रेसिट 50 लाख से ज्यादा नहीं था, तो उस केस में अगर वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करता है, प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करता है या फिर कमीशन ब्रोकरेज पे करता है तो टीडीएस नहीं काटना। और वहां पे एक और चीज थी कि प्रोफेशनल फीस में और कॉन्ट्रैक्ट में तो पर्सनल नेचर का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल नेचर के लिए प्रोफेशनल फीस पे किया तो टीडीएस काटना ही नहीं। तो बहुत सारे लोग बच के निकल जाते थे, इन्होंने इस बार इनको पकड़ लिया और 194M में बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट करता है, और इंडिविजुअल एचयूएफ वो वाला जो 194C में, 194J में, 194H में कवर नहीं हुआ,
और इंडिविजुअल एचयूएफ अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करता है और वो रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करता है या तो प्रोफेशनल फीस का, कॉन्ट्रैक्ट का या फिर कमीशन ब्रोकरेज का, और वो पूरे साल का मिला के पेमेंट 50 लाख से ज्यादा है, तो इस पे 5% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है वो किसी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करता है और वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो पेयर है ना वो 194C, 194H, 194J में कवर नहीं हो रहा है, और वो किसी को अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करता है, जैसे मान लो अब मैंने मेरे घर बनवाया, बंगलो बनवाया, उसके लिए मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को 80 लाख का पेमेंट किया, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, अब टीडीएस कटेगा, भले पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो भी यहां पे टीडीएस कटेगा। तो पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ जो उधर कवर नहीं होते वो लोग, और आप कौन सा पेमेंट कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हो, प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हो, कमीशन ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहे हो, और साल में 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको 5% की रेट से टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन, एंड दैट इज ऑल्सो न्यू सेक्शन 194N। 194N है वो इसी साल से एक सेक्शन लाई कि अगर आप बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करते हो, मींस कैश विड्रॉ करते हो 1 करोड़ से ज्यादा का, अगर कैश विड्रॉ करते हो 1 करोड़ से ज्यादा का, तो उस केस में क्या होगा? अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया तो उस पे 2% की रेट से टीडीएस कटेगा 1 करोड़ से ज्यादा वाले अमाउंट पे। देखो जितनी भी सेक्शन अभी तक अपन ने देखी है, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट में आपने पेमेंट किया 80 लाख का, तो टीडीएस पूरे 80 लाख पे कटेगा। लेकिन ये पहली सेक्शन ऐसी है जिसमें टीडीएस इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ कटेगा। मींस आपने कैश विड्रॉ किया पूरे साल में मिला के 1 करोड़ 20 लाख का, तो ओनली 20 लाख पे टीडीएस है, वो 20 लाख पे टीडीएस कटेगा। मींस 1 करोड़ से एक्सेस वाला जो अमाउंट रहेगा उस पर 2% की रेट से बैंक है वो टीडीएस काट लेगी। लेकिन एक बात बताओ, कैश विड्रॉ जो है वो अगर गवर्नमेंट करती है या कोई बैंक करती है, कोऑपरेटिव बैंक करती है, पोस्ट ऑफिस करती है, कोई भी एटीएम ऑपरेटर कंपनी करती है, या नोटिफाइड बाय आरबीआई, और आरबीआई ने नोटिफाई अभी किया है मनी चेंजर को, जो मनी चेंजर वगैरह है, वो अगर कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अदरवाइज आप कैश विड्रॉ पूरे साल का मिला के 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका 2% की रेट से यहां पे टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन आपकी जो है दैट इज द आपका एक टीडीएस से रिलेटेड सेक्शंस जो थी वो यहां पे कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो ध्यान रखना। एक बात समझना, जब भी आप टीडीएस काटते हो उसमें अगर कहीं सर्विस टैक्स, सर्विस पे जीएसटी का कंपोनेंट है, सर्विस पे जीएसटी का कंपोनेंट है, तो जीएसटी वाले पोर्शन पे टीडीएस नहीं कटता। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल, होता क्या है, मैंने मान लो ट्रांसपोर्टेशन कुरियर वालों का सर्विस लिया। अब कुरियर वाले का सर्विस होता है, उसमें 2 लाख का बिल है, उसमें जीएसटी का अमाउंट भी है। मैं जब पेमेंट कर रहा हूं तो मैं जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटूंगा, जो सर्विस वाला कंपोनेंट है उसी पे टीडीएस काटूंगा। अब एक और चीज समझना, अगर पेमेंट आप गवर्नमेंट को करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई या किसी म्यूचुअल फंड को वगैरह करते हो, तो टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि उनकी इनकम ऐसे भी एग्जेम्प्ट है। तो आपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट किया, स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट किया, म्यूचुअल फंड को किया या किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को किया, तो उस केस में उनका टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, अगर आपकी इनकम, आपके पुराने बहुत सारे लॉसेस है या इस साल भी आपको लॉस होने वाला है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है सेक्शन 197 में कि आपको टीडीएस नहीं कटवाना है, तो आप एओ से एक सर्टिफिकेट ला सकते हो। और एओ अगर आपको एक सर्टिफिकेट लिख के दे देता है कि आपकी इनकम नहीं है, बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा नहीं है और आपके लॉसेज एंड ऑल दैट थिंग, अगर एओ एक सर्टिफिकेट देता है तो आप वो सर्टिफिकेट पेयर को दे दोगे तो पेयर आपका टीडीएस नहीं काटेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपका इनकम होता है वो 192A वाला है, 192A का मतलब होता है तुम्हारा ईपीएफ वाला, ठीक है, या फिर आपको 193 में इंटरेस्ट मिलता है ऑन सिक्योरिटी, 194 है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी करके, ठीक है, 194 डीए का मतलब होता है वो एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी करके, ठीक है, 194 आई दैट इज टीडीएस ऑन रेंट। इनके केस में अगर आपको ये इनकम होती है, कौन सी, बेसिकली इसमें इनकम जो आ रही है वो इंटरेस्ट वाली है और एक रेंट वाली है, ठीक है, एक तो ईपीएफ वाला है, दूसरा तुम्हारा इंटरेस्ट वाला है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, और एक इंटरेस्ट 194 वो रेंट 194 आई वाला है, और आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा नहीं है, आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा नहीं है, तो आप आगे वाले को एक डिक्लेरेशन भर के दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द 15G और 15H, सीनियर सिटीजन के लिए 15H, नॉर्मल के लिए 15G। अगर वो डिक्लेरेशन भर के दे देते हो तो आगे वाला पर्सन आपका टीडीएस नहीं काटेगा। जैसे मेरी मम्मा को 1 लाख का इंटरेस्ट मिला इस साल बैंक से, और मेरी मम्मा की और कोई इनकम है ही नहीं, तो मेरी मम्मा का मान लो टोटल यहाँ पे एनटीआई कितना आया, 1 लाख आया, तो उस केस में एनटीआई इज 1 लाख, एनटीआई जो है वो 1 लाख है, वो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा नहीं है, तो मम्मी यहाँ पे डिक्लेरेशन दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ द 15G और 15H करके, ठीक है, तो उस केस में वो टीडीएस नहीं काटेंगे। अब टीडीएस की ड्यू डेट क्या रहती है, अगले महीने के 7 तारीख को आपको जमा करवाना है। टीडीएस जो अप्रैल में काटा वो 7 मई को जमा करवाना है, जो दिसंबर में काटा वो 7 जनवरी को जमा करवाना है, लेकिन ध्यान रखना मार्च का जो टीडीएस है ना वो आपको 30 अप्रैल तक जमा करवाना पड़ेगा। Whatever TDS of the March that has to be deposited till 30th अप्रैल, 30th अप्रैल तक आपको जमा करवाना पड़ेगा। आपको TDS के रिटर्न भी फाइल करने पड़ते हैं।
टीडीएस के रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वार्टर जो जून में कंप्लीट होगा उसका टीडीएस रिटर्न 31 जुलाई तक जाएगा, मींस अगले महीने की लास्ट डेट। जो सितंबर में क्वार्टर 31 अक्टूबर, जो दिसंबर में 31 जैन, जो मार्च में होगा उसके लिए 30 अप्रैल नहीं 31 मई तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप जैसे ही रिटर्न फाइल करोगे वो रिटर्न का डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसमें चेक करेगा अगर कुछ अर्थमेटिक एरर है या उसमें कुछ इनकरेक्ट क्लेम है तो वो चेक करने के बाद आपको वापस इंटीमेशन भेज देगा कि ये गलती था करके। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर आपने टीडीएस लेट काटा या लेट डिपॉजिट करवाया तो आपको इंटरेस्ट लगता है 2011 का। अब एक बात समझना, ये इंटरेस्ट कैसे लगता है। अगर आपने टीडीएस लेट काटा तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कहां से लगेगा, जिस दिन टीडीएस काटना चाहिए था उस दिन से लेके जिस दिन टीडीएस काटा उस दिन तक। जिस दिन टीडीएस काटना चाहिए था उस दिन से लेके जिस दिन टीडीएस काटा उस दिन तक आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने काटा और काट के अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं करवाया, मींस लेट जमा करवाया, तो उस पर 1.5% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। कब से लगेगा, जिस दिन आपने टीडीएस काटा था उस दिन से लेकर और जिस दिन आपने डिपॉजिट करवाया उस दिन तक। जिस दिन आपने टीडीएस काटा था उस दिन से लेकर जिस दिन आपने डिपॉजिट करवाया था उस दिन तक 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट। टीडीएस के रिटर्न आप अगर लेट फाइल करते हो तो हर दिन का आपको 200 रुपीज का पर डे का फीस लग जाता है। टीडीएस के रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हो तो हर दिन का 200 का फीस लगता है अंडर सेक्शन 234E। अब एक बात समझना है, कंसेप्ट आता है टीसीएस। अब ये टीसीएस क्या होता है, आपके सिलेबस में कोई टीसीएस से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है करके, ठीक है, और ना कोई क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक बार आया था टीडीएस और टीसीएस में फर्क क्या होता है। तो मैं बता दूं टीसीएस क्या होता है कि जैसे लाइक आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक वाइन्स का दुकान है। अब वाइन का जो दुकान है वो वाइन वाला किंगफिशर जो यूबी ग्रुप है उसके पास दारू खरीदने जाता है। तो जब वो दारू खरीदने जाता है तो वो क्या करता है, अपना दारू के लिए पैसा तो देता ही है, साथ में 1% टीसीएस भी दे देता है। 1% टीसीएस भी देता है, दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसमें क्या होगा, कोई सेलर है ना वो बायर से पैसा तो लेता ही है बट बायर से उसके साथ साथ में उसका टैक्स भी कलेक्ट कर लेता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस, उसको बोला जाता है टीसीएस। ये कुछ स्पेसिफिक गुड्स में लगता है, ये हर जगह नहीं लगता, कुछ स्पेसिफिक गुड्स में लगता है और इसकी स्पेसिफिक रेट होती है। सबसे पहला जैसे अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उसमें 1% लगता है। जो तेंदू लीव्स होती है, तेंदू पत्ता जो बीड़ी पत्ता बोलते हैं, उस पर 5% होता है। टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे 2.5% होता है। उसके बाद स्क्रैप पे आपका 1% होता है। मिनरल्स जो कोल, लिग्नाइट और आयरन हो रहा है उस पे 1% होता है। और मोटर व्हीकल पे आपका 1% की रेट से टीसीएस होता है। अब एक चीज समझना, जैसे मैंने कार खरीदी 40 लाख में, तो 40 लाख प्लस मुझे 1% है वो मेरा टीसीएस भी उस कार वाले को देना पड़ेगा, सेलर को, वो मेरे से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। इससे क्यों ये टीसीएस लाया, जिससे कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है वो पता चल सके। अब एक चीज समझना, मोटर व्हीकल पे टीसीएस तभी लगता है जब मोटर व्हीकल जो आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। मींस इफ दैट वैल्यू इज मोर देन 10 लाख तो ही टीसीएस आएगा, अदरवाइज टीसीएस नहीं आएगा। तो मोटर व्हीकल पे टीसीएस तभी आएगा जब उसकी वैल्यू है वो 10 लाख से ज्यादा है। अगर वैल्यू 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो उस केस में टीसीएस है वो टीसीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, टीसीएस में जो लीज लाइसेंस ऑफ द टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट और माइंस वगैरह को जो भाड़े पे देते हो, जैसे टोल प्लाजा भाड़े पे दिया किसी को, जैसे आई कैन टेक टोल प्लाजा भाड़े पे दिया, या फिर आपने ये भाड़े पे दिया जिसको क्या बोलते हैं पार्किंग लॉट। एक मॉल था और मॉल वाले ने पार्किंग लॉट किसी को भाड़े पे दिया और वो भाड़ा दे रहा है आगे वाला, तो आगे वाला भाड़े के साथ साथ में अपना 2% है वो 2% टीसीएस भी देगा। अब एक और चीज समझना, ये जो जितनी भी आइटम्स है ना, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स एंड ऑल, अगर ये आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हो तो टीसीएस नहीं आता। ये सिर्फ आप रीसेल के लिए खरीदते हो तो ही टीसीएस आता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मोटर कार। मोटर व्हीकल जो है वो आप अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदोगे और 10 लाख से ज्यादा का वैल्यू है तो उस केस में टीसीएस है वो टीसीएस आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द टीसीएस। अब अपन पढ़ते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है, क्या देखो नॉर्मली क्या होता है, आपको अपना टैक्स कब भरना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो, असेसमेंट ईयर में टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन एक एडवांस टैक्स ऐसी चीज है जो प्रीवियस ईयर में ही आपको भरते जाना है, मतलब जैसे जैसे आप इनकम कमा रहे हो वैसे वैसे आप टैक्स भरते जाओ। और एडवांस टैक्स है ना वो सबको भरना पड़ता है, मींस हर एसएससी को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है अगर जिसका एडवांस टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 या उससे ज्यादा है। इफ योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज 10,000 और मोर तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। आप बोलोगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, तो उसके लिए आप एक काम करो, अपनी इनकम को एस्टिमेट करो। जो आपकी फ्यूचर की इनकम है वो फ्यूचर की इनकम को आप एस्टिमेट करो और वो इनकम को एस्टिमेट करके उस पर एस्टिमेटेड टैक्स निकालो। उस पर जो है वो एस्टिमेटेड टैक्स निकालो और जो एस्टिमेटेड जो टैक्स आता है वो टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स अगर 10,000 और मोर है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना,
एडवांस टैक्स किसको पे करना है? सबको पे करना है, लेकिन इसमें से एक एक्सेप्शन है कि अगर सीनियर सिटीजन है और उसका बिजनेस का इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। सीनियर सिटीजन जिसका बिजनेस का इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना, भले उसका एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना भी आए, भले 10,000 से ज्यादा है तो भी उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। एडवांस टैक्स की ड्यू डेट क्या होती है मैं बता दूं, 4 डेट आती है एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स की 4 डेट होती है, 4 ड्यू डेट होती है। पहला 15 जून, 4 इंस्टॉलमेंट होती है। दूसरा 15 सितंबर, तीसरा 15 दिसंबर, चौथा 15 मार्च। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। और कितना कितना एडवांस टैक्स पे करना है पता है? पहली इंस्टॉलमेंट में 15%, सेकंड में 45%, थर्ड में 75% और फोर्थ में 100%। तो जो तुम्हारा एडवांस टैक्स लायबिलिटी आता है उसका पहले में 15%, दूसरे में आपका 45%, तीसरे में 75% और चौथे में आपको 100% एडवांस टैक्स पे करना है। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई एसएससी 44 एडी और एडीए लेता है, जो 44 एडी वो 6 और 8% बिजनेस में, एडीए वाला वो पता है 50% प्रोफेशनल के केस में, तो उसको एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी, दैट इज 15 मार्च। उसके लिए 4 इंस्टॉलमेंट नहीं है, एक ही इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च, तब तक उसको 100% एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, एडवांस टैक्स जो पेमेंट है उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च है, लेकिन वॉट एवर आप टिल 31 मार्च पे करते हो ना, दैट इज ऑल इज ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स ओनली। जो भी आप 31 मार्च तक पे करोगे वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। अब एक बात समझना, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, दैट इज द 234 एबीसी के इंटरेस्ट। 234 ए का इंटरेस्ट कब लगता है? जब आप रिटर्न लेट फाइल करते हो। अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपको 234 ए का इंटरेस्ट लगता है। ये 234 ए का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगता है? जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस टाइम कितना टैक्स पेबल आता है। रिटर्न फाइल करते टाइम जो टैक्स पेबल आता है ना, वो टैक्स पेबल पे लगता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से। और कब तक लगेगा, कब से कब तक लगेगा? रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट आती है 31 जुलाई या 30 सितंबर या 30 नवंबर, उसके बाद से लगेगा। और जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब तक ये इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से। अब एक बात बताओ, 234 बी क्या लगता है? अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया एडवांस टैक्स का, या एडवांस टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, अगर आपने एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट किया है, एडवांस टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, तो 234 बी का इंटरेस्ट लगेगा। ये किस पे लगेगा? जितना आपने शॉर्ट पेमेंट किया एडवांस टैक्स का उस अमाउंट पे लगेगा। और कब से लगेगा? 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से, क्योंकि 31 मार्च तक आप एडवांस टैक्स पे कर सकते थे। आपको 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस असेसमेंट ईयर से लगेगा। और कब तक लगेगा? जब आप टैक्स पे करोगे तब तक आपको लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 234 सी का मतलब होता है डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जो इंस्टॉलमेंट 15%, आपको 45%, 75% एंड 100% जो आपको दे रखी है डेट, अगर वो डेफर करते हो तो वो डेफरमेंट पे भी आपको इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ये आपको तभी समझेगा जब आप क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था वो क्वेश्चन आप एक बार देखोगे तो। एक 234F का फीस लगता है। ये फीस क्या होता है कि अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो, मैंने रिटर्न फाइलिंग वाले रिवीजन लेक्चर में भी बताया था, आप अगर रिटर्न लेट फाइल करते हो, जैसे आपको रिटर्न फाइल करना है 30 सितंबर को या 31 जुलाई को या 30 नवंबर को, लेकिन अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपको एक फीस लगता है। ये फीस कितना लगता है? अगर आपने रिटर्न है वो 31 दिसंबर तक फाइल कर दिया, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक फाइल कर दिया, तो ये फीस लगेगा 5,000। और 31 दिसंबर के बाद में फाइल किया तो फीस लगेगा 10,000। बट अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो ये फीस मैक्सिमम 1,000 हो सकता है। इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज नॉट मोर देन द 5 लाख, देन दैट फीस कैन बी द मैक्सिमम 1,000 रुपीज। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक टीडीएस एंड एडवांस टैक्स एंड टीसीएस वाला पार्ट। ठीक है, चलो। सो आप लोगों को इसको एक बार ढंग से पढ़ना है। इसमें जो आपको ढंग से जो सेक्शंस पढ़नी है ना, वो मैं बता दूं। आप एक तो 194 ए को अच्छे से पढ़ना, एक 194 सी देख लेना, एक 194 आपका डीए देख लेना, डीए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक 194 ई देख लेना, एक 194 जे देख लेना, एक 194 आई ए देख लेना और 194 आई देख लेना। ठीक है, और दो जो नई सेक्शन आई है 194 एम एंड 194 एन, ये 2 सेक्शन। इतनी सेक्शंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी सेक्शंस आपको ढंग से पढ़नी है इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, मिस जो दे रखा है इतनी सेक्शन भी पढ़ के जाओगे, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल। आज के लिए इतना बहुत है। बाकी आप रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, फटाफट पढ़ते रहो और फटाफट सीए फाइनल में आ जाओ। यही वाला एग्जाम जो है, ये वाला एग्जाम जो आपके आंखों के सामने है, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू। ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट है। जो आपका एग्जाम दे रहे हो ये लास्ट है। इसके बाद अपने को और नहीं पढ़ना, सीधा सीए फाइनल में जाना है अपने को। और सीए फाइनल में जाएंगे, मजा आएगा। अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप करोगे, बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे आपको, मजा आएगा, आपकी लाइफ अलग होगी। मेट्रो सिटीज़ में जाओगे, घूमोगे फिरोगे, आर्टिकलशिप में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों में जाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर वगैरह है उनके साथ आपकी मीटिंग होगी, तो क्या फील आएगा आपको, मजा आ जाएगा। बड़ी बड़ी मतलब करोड़ों की कंपनियों की ऑडिट करोगे आप, तो वो कभी हो सकता है जब आप इंटरमीडिएट क्लियर करो। तो फटाफट एक काम करो, इंटरमीडिएट को आप क्लियर करो। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल। आज के लिए इतना बहुत है।